दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं कि कसम से इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। मजा आ जाएगा सुनकर भाई, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आज की सबसे पहली खबर है टीवी क्वीन एकता कपूर के बारे में। आपको तो पता ही है कि एकता कपूर ऑल्ट बालाजी चलाती है और उस पर कुछ बहुत ही बेहतरीन शोज दिखाए जाते हैं, गंदी बात 1, गंदी बात 2, गंदी बात 3 वगैरह वगैरह। और इसी वजह से कई बार एकता के ऊपर FIR भी हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी जानते हैं कि एकता कपूर सॉफ्ट पोर्न बनाती है और यही सॉफ्ट पोर्न कंटेंट बनाने के लिए एकता कपूर को एमी अवार्ड दिया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये एमी अवार्ड क्या है? मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना पता है कि डायरेक्टर निखिल अडवाणी की कंपनी का नाम है एमी। हो सकता है उसने ही कोई अवार्ड चालू कर दिया हो। आज की तारीख में तो कोई भी अपना अवार्ड चालू कर देता है। हो सकता है उसी ने एकता कपूर को यह अवार्ड दे दिया हो, क्योंकि निखिल अडवाणी को भी सॉफ्ट पोर्न और सेक्सी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। बात यही खत्म नहीं हुई भाई साहब, इन लोगों ने वीर संडास को बेस्ट कॉमेडियन माना और उसको भी एमी अवार्ड दिया। और आप यकीन करें, इस लुक्खे की कॉमेडी पर इसका ड्राइवर भी नहीं हंसता, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी कभी जब ये लुक्खा अपनी कार में जा रहा होता है और फालतू के जोक मारता है तो इसका ड्राइवर कार रोक कर कहता है कि भाई साहब, या तो आप अपने जोक मार लो और या तो आप मुझे गाड़ी चलाने दो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मैं आपके एक घटिया जोक सुनकर गाड़ी नहीं चला सकता। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई के बारे में। आप सभी को पता है कि कल्लू भाई की फिल्म सैम बहादुर 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इसका दूसरा संडास गाना रिलीज हो चुका है। भाई साहब, आप यकीन कीजिए, इस गाने को सुनकर मेरे कानों से खून निकल आया है। और ऐसा ही एक और वाहियात गाना इस फिल्म का पहले रिलीज हुआ था। तो मेरे ख्याल में जो इस फिल्म को 50-60 लाख रुपए की ओपनिंग लगने वाली थी, इन दो गानों के रिलीज होने के बाद वो भी नहीं लगने वाली। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है करण जौहर और कार्तिक आर्यन की दोस्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि करण और कार्तिक का झगड़ा उस वक्त हो गया था जब ये दोनों दोस्ताना 2 साथ में बना रहे थे। उसके बाद दोनों को समझ आया कि भाई झगड़े में फायदा नहीं है, दोस्ती में ही फायदा है। और अब इन दोनों ने मिलकर एक फिल्म का ऐलान किया है जिसमें हीरो है कार्तिक और निर्माता है एकता और करण जौहर। यह फिल्म रिलीज होगी 15 अगस्त 2025 को। यह 2023 चल रहा है, 2024 आने वाला है और यह फिल्म उससे अगले साल 2025 में रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है कोई नया डायरेक्टर जिसने इससे पहले कोई वेब सीरीज बनाई थी। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि यह प्रोजेक्ट कम है और दोस्ती का अनाउंसमेंट ज्यादा है। शायद इन दोनों को ही बहुत जल्दी थी कि दोनों ही एक फिल्म का ऐलान कर दे और दुनिया को यह बता दे कि देखो भाई, हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिल्म के बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, जब फिल्म बन जाएगी, रिलीज होगी, जब फिल्म को देखा जाएगा तभी बताया जा सकता है कि भाई फिल्म अच्छी है या बुरी है। दोस्तों, आज की चौथी खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म टाइगर बुड्ढा है सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। इस फिल्म ने वेडनेसडे को पूरे इंडिया में सिर्फ 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। भाई साहब, आप यकीन कीजिए, कल्लू भाई की फिल्म भी 3 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है। बस इस फिल्म के फ्लॉप होते ही पूरे बॉलीवुड ने बुढ़ों से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि ये तो बॉलीवुड है, यहां कोई किसी का नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। और बुढ़ऊ है डूबता हुआ सूरज। तो यही वजह है कि अब इसके आगे कोई भी बॉलीवुड वाला बुढ़ऊ के साथ फिल्म करने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी लड़की बुढ़ऊ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो बुढ़ऊ का कैरियर तकरीबन समाप्त हो गया है। अब बुढ़ऊ के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो टीवी शोज करे। दोस्तों, आज की 5th खबर है सन्नी देओल के बारे में। आजकल सन्नी देओल अपनी पुरानी बातें याद करके रो धो रहे हैं। इस वक्त सन्नी देओल गोवा फिल्म फेस्टिवल में है और जब वो मीडिया के सामने आया तो सन्नी ने कहा कि भाई, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा। जब मेरी फिल्म गदर आई और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई तो उसके बाद भी मुझे बॉलीवुड में किसी ने भी काम नहीं दिया, किसी ने भी मुझे स्क्रिप्ट तक नहीं दी कि भाई ये पढ़ ले। तो एक तरह से देखा जाए तो बॉलीवुड ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है, मेरे साथ अन्याय किया है। क्योंकि जब मेरी फिल्म गदर इतनी बड़ी हिट हो गई थी तो मुझे सुपरस्टार मान लेना चाहिए था और मुझे बहुत सारी फिल्में मिलनी चाहिए थी। सन्नी भाई, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आपकी फिल्म गदर बहुत बड़ी हिट थी
और ये भी बात सही है कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसको गदर के बाद बहुत सारी फिल्में मिलती, लेकिन आपको किसी बॉलीवुड वाले ने कोई फिल्म नहीं दी। इसकी वजह यह है कि आप बॉलीवुड वालों को नचाते हो, आप बॉलीवुड वालों को परेशान करते हो। आपको कौन झेले, आप अपने आप को खुदा समझते हो। तो बॉलीवुड वालों ने यही बेहतर समझा कि भाई हमें फिल्में नहीं बनानी है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम सन्नी देओल को नहीं झेल सकते, हमें सन्नी देओल को नहीं झेलना है। तो अगर आप अपने अड़ियलपन के लिए बॉलीवुड वालों को ब्लेम कर रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप अपने आप को ब्लेम कीजिए, आप अपने आप से पूछिए कि बॉलीवुड वाले आपके साथ काम करना क्यों नहीं चाहते, आप बॉलीवुड वालों को कैसे नचाते हो वो समझने की कोशिश कीजिए। और फिल्म गदर 2 भी इतनी बड़ी हिट हो गई है, उसके बाद भी कौन सा बॉलीवुड वाला आपके साथ काम कर रहा है? कोई नहीं काम कर रहा है, सिर्फ आपका पुराना डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ही आपके साथ काम कर रहा है। इसकी वजह यह है कि आज भी आपने अपनी एटीट्यूड को नहीं बदला, आज भी अपने अड़ियलपन को नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि कोई भी बॉलीवुड वाला आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब ये जो आपका अड़ियलपन है इसको छोड़िए और फिर बॉलीवुड वाले आपको काम जरूर देंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी फ्लॉप हीरोइन हुआ करती थी नरगिस फाकरी। आज की 6th खबर उसी के बारे में है। एक्चुअली नरगिस इंडियन नहीं है, अमेरिकन है, लेकिन वो बॉलीवुड में काम किया करती थी और फिर वो बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई थी। लेकिन हीरोइन है, जाहिर सी बात है बॉलीवुड में तो बार बार आना ही पड़ेगा। कोई भी हीरोइन मरते दम तक कैमरों की चकाचौंध से दूर नहीं जा सकती। तो यही वजह है कि नरगिस मुंबई आई हुई है और नरगिस ने मीडिया को बोला है कि भाई मेरे साथ मीडिया ने बहुत ही अन्याय किया है। एक वक्त में मुझे मीडिया ने लेस्बियन बता दिया था। नरगिस ने यह भी कहा कि मैं जिस हीरो के साथ भी काम करती थी मीडिया ये बता देता था कि वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैडम, मीडिया तो बहुत कम बताता था। अगर मीडिया उसके आगे की हकीकत बताने पर आता तो मैडम आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझो बात को। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि आप माल की कितनी शौकीन हैं और आपकी दोस्ती किन किन लोगों से रही और कैसी कैसी रही। तो मैडम बेहतरी इसी में है कि चुप रहो, ये मीडिया वाले हैं, कहीं पोल खोलने पर आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बात को समझो। दोस्तों, आज की 7th खबर है नन्हे से मुन्ने से छोटे से एक्टर शाहिद कपूर के बारे में। ये बेचारे की हाइट है तकरीबन 2.5 फीट 3 इंच, वजन है तकरीबन 50 किलो, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर बेचारे के, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। लेकिन ये बात सही है कि शाहिद बढ़िया डांसर है। तो शाहिद गोवा इफ्फी अवार्ड में परफॉर्म कर रहा था और डांस करते करते स्टेज से नीचे गिर गया, लेकिन गिरते ही फौरन खड़ा हो गया जैसे कि कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है अगर चोट भी लगी होगी तो लोगों को ये तो बता नहीं सकता कि चोट लग गई है, और फिर स्टेज पर वापस गया और अपने आप को संभाला और बाकी का आगे डांस किया। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में, जो आज की तारीख में बिग बॉस में है। इस बेचारी के पास बिग बॉस में ऐसा कुछ भी करने के लिए या कहने के लिए नहीं है जिससे इसको टीआरपी मिले। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह के बारे में बात करे और टीआरपी ले। तो ये हर दूसरे तीसरे दिन सुशांत के बारे में कुछ ना कुछ बात करती ही रहती है। अब इसने कहा है कि मैं सुशांत सिंह के फ्यूनरल में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं उसको मरा हुआ नहीं देख सकती थी। हालांकि सुशांत की मौत से तकरीबन 2 साल पहले अंकिता का ब्रेकअप हो चुका था और जब सुशांत की मौत हुई उस वक्त वो अपने हस्बैंड विक्की के साथ रहा करती थी। आपको यह भी पता होगा कि उसका हस्बैंड भी बिग बॉस में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंकिता हरकतें कर रही है टीआरपी के लिए, ये उसी के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की बिग बॉस के घर में ही अपना डिवोर्स करके बाहर निकलेगी। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज की तारीख में रैपर्स की भरमार है। हर आदमी अपने आप को रैपर बता रहा है। किसी को गाना आए या ना आए वो गाना गा रहा है। किसी रैपर का एक गाना रिलीज हुआ है उर्वशी रौतेला के साथ, और इस गाने के बोल हैं उर्वशी नाचेगी, उर्वशी गाएगी, उर्वशी झूमेगी, उर्वशी दौड़ेगी, उर्वशी टेक इट इजी, उर्वशी टेक इट इजी। बताइए भाई साहब, ये भी गाना है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये कौन वाहियात घटिया लोग हैं जो ऐसा गाना बनाते हैं, और ये कौन दिमाग से पैदल लोग हैं, घटिया लोग जो ऐसा गाना सुनते हैं। मैं ऐसे गाने बनाने वाले और सुनने वाले दोनों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। क्यों म्यूजिक को बर्बाद करने पर तुले हुए हो यार। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है बॉबी देओल के बारे में। आपको पता है कि बॉबी देओल बहुत लंबे समय के बाद किसी फिल्म में आ रहा है, एनिमल में। लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म में बॉबी का कोई भी डायलॉग नहीं है। बॉबी पूरी फिल्म में गूंगा है, मतलब बेचारे के साथ फिर खेला हो गया। एक तो इतने वक्त के बाद कोई फिल्म मिली और
उसमें कोई डायलॉग नहीं मिला, मतलब हद ही है। आप यकीन कीजिए, जब बॉबी देओल स्टार हुआ करता था, अगर उस वक्त कोई ऐसी फिल्म लेकर बॉबी देओल के पास आता जिसमें उसका डायलॉग ना होता, तो भाई साहब बॉबी जूता निकाल के उस डायरेक्टर को मारता। लेकिन आज इस बेचारे की मजबूरी देखिए कि ऐसा रोल भी कर रहा है, और करे भी कैसे नहीं भाई, इससे अच्छा रोल कोई और डायरेक्टर उनको देगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो मिल रहा है उसी में भला ये कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है सोनम कपूर के बारे में। सोनम कपूर ने फिर मीडिया के सामने कहा है कि मैं फैशन आइकॉन बनी हूं मेरी मम्मी की वजह से। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि मुझे फैशन आइकॉन कैसे बनना है। फैशन आइकॉन ये कब हुआ मैडम, कहां हुआ? चांद पर, मार्स पर, जुपिटर पर आप फैशन आइकॉन कहां बनी, वो तो बता दो खुदा के वास्ते, एक बार बता दो हमें, कोई तो प्रूफ दे दो। मतलब कुछ भी जो आपकी मर्जी आएगी वो कहेंगी आप। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कम झूठ बोलिए। दोस्तों, आज की 12th खबर है सारा, अनन्या और कार्तिक के बारे में। आप सभी को पता है सारा और अनन्या करण जौहर के शो पर गई थी और वहां उन्होंने कार्तिक के बारे में बात की, और अब कार्तिक ने ऑफिशियली कहा है कि भाई इन दोनों लड़कियों को कार्तिक के बारे में वहां बात नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। उन लड़कियों को कार्तिक के बारे में बात करनी चाहिए थी या नहीं, और कार्तिक को वाकई ही उससे प्रॉब्लम है या नहीं, ये तो वही लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की 13th खबर है डंकी के बारे में। आप सभी को पता है कि डंकी का पहला गाना रिलीज हो चुका है, और भाई साहब जबरदस्त गाना है, सुपर हिट गाना है। मतलब इस गाने से डंकी को और ज्यादा हाइप मिल गई है, और जल्दी ही डंकी का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। उसके बाद एक और गाना रिलीज होने वाला है, तो यानी कि ये क्लियर हो गया है कि अब डंकी की हाइप बढ़ती ही जाएगी, और डंकी कम से कम 600 करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया में करने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज की 14th खबर है आदित्य चोपड़ा साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि आदित्य की किसी ना किसी हीरोइन से बहुत बढ़िया दोस्ती रहती ही है। पहले आदित्य की दोस्ती थी रानी मुखर्जी से, उनसे आदित्य की शादी हो गई। उसके बाद आदित्य की दोस्ती थी वाणी कपूर से, जो काफी सालों चली, और अब आदित्य की दोस्ती चल रही है सरवरी से। और आप सभी को पता है कि सरवरी बाहर की कोई फिल्म नहीं करती, सिर्फ वायरएफ की ही फिल्म करती है। तो अब आदित्य ने सरवरी को वार 2 में रोल दिया है। दोस्तों, आज की 15th खबर है फिल्म एनिमल के बारे में। इस फिल्म की लंबाई है 3 घंटे 22 मिनट, यानी कि जो भी इस फिल्म को देखने जाएगा उसको कम से कम इस फिल्म को देखने के लिए अपने 4 घंटे खर्च करने पड़ेंगे, और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अब मुझे यह डाउट है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना इतना सारा वक्त और अपने पैसे खर्च करके इस फिल्म को देखने जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म का प्रोड्यूसर भूषण कुमार, फिल्म का हीरो रणबीर कपूर, ये सब लोग डायरेक्टर से कह चुके हैं कि भाई साहब आप कम से कम आधा घंटा तो कट कर दीजिए, अगर ज्यादा नहीं करनी है तो। लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर संदीप किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब संदीप आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। देखिए, अगर यह फिल्म इस लेंथ के साथ सुपरहिट हो गई तो फिर दुनिया संदीप को जीनियस मान लेगी, और अगर कहीं इस लेंथ के साथ यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर दुनिया संदीप की मां बहन एक कर देगी, और बॉलीवुड का कोई भी हीरो उसकी अगली फिल्म नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टर साहब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और मेरे ख्याल में ठीक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, जब आप वीडियो देखते हो ना तो यार लाइक करना मत भूला करो। दोस्तों, आज की 16th खबर है डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बारे में, जो बॉलीवुड छोड़कर जा रहे हैं टीचर बनने के लिए। आप सभी को पता है कि जिंदगी भर अनुराग कश्यप ने एक से बड़ी एक वाहियात फिल्म बनाई है। उनकी नेटफ्लिक्स के साथ एक बहुत बड़ी वेब सीरीज बनने वाली थी जिसका नाम था मैक्सिमम सिटी, और इस सीरीज पर बहुत सारा काम होने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसको बंद कर दिया। नेटफ्लिक्स ने कहा कि कश्यप साहब, हम आपको नहीं झेल सकते, हमारी औकात नहीं है आपके साथ वेब सीरीज बनाने की, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। यह जानकर अनुराग भाई को गश आ गए और अनुराग डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद अनुराग को 2 हार्ट अटैक्स आए, लेकिन अच्छी बात है कि अनुराग बच गया। लेकिन अब कश्यप साहब इतने निराश है बॉलीवुड से कि वो बॉलीवुड में रहना नहीं चाहते। अब वो बॉलीवुड को छोड़कर केरला जा रहे हैं किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए। अनुराग भाई, वैसे आपका फैसला बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक ही कर रहे हो। एक्चुअली ये काम आपने काफी पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, आज की 17th खबर है ड्रामा नौटंकी कान्हा रामदेव के बारे में।
में। आप सभी को पता है कि रामदेव कोई ना कोई ड्रामा करता ही रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की खूब क्लास लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देख भाई, ये जो झूठे झूठे तू एड्स देता है इनको बंद कर दे, ये अपना झूठ का प्रोपेगेंडा बिल्कुल बंद कर दे, नहीं तो तेरे ऊपर इतना तगड़ा फाइन लगेगा कि तू रोता हुआ घूमेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को काने भाई को यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, एक्चुअली डायरेक्ट फाइन लगा देना चाहिए था, थोड़ा उछलता कूदता मजा आता। दोस्तों, आज की 18th खबर है राहुल गांधी की किताब के बारे में। एक राइटर है दया शंकर मिश्र, ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। इन्होंने एक किताब लिखी राहुल गांधी के ऊपर, और जैसे ही इनकी कंपनी को यह पता चला कि इन्होंने राहुल पर किताब लिखी है तो कंपनी ने इनके ऊपर दबाव बनाया और इनको मजबूर किया रिजाइन करने के लिए। दयाशंकर साहब ने रिजाइन किया और फिर अपनी किताब को छपवाने की कोशिश करने लगे। वो सबके पास गए जो किताबें छापते हैं, लेकिन उन सभी ने मना कर दिया कि भाई हम राहुल गांधी की किताब को नहीं छापेंगे। अगर हमने राहुल गांधी की किताब छापी तो भाई साहब इनकम टैक्स हमें जीने नहीं देगा, ईडी सीधी हमारे ऑफिस पे आएगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई जब राहुल पप्पू है, राहुल को कुछ पता ही नहीं है, राहुल की कोई बात मानता ही नहीं है, राहुल की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अगर किसी बेचारे ने राहुल के ऊपर कोई किताब लिख दी तो उसको यह सजा क्यों दी गई कि भाई आप कंपनी से बाहर जाओ? और फिर जो किताब के छापने वाले हैं वो उनकी किताब क्यों नहीं छापना चाहते? ये तो गलत बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि वो कोई भी हो, किसी का भी समाज में पूरी तरह बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। दोस्तों, आज की 19th खबर यह है कि मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, जो चीटर हैं, वो बाहर के निर्माताओं को कैसे फंसाते हैं। एक मैडम है जिनका नाम है शिखा कपूर, ये कभी फॉक्स में काम किया करती थी। इन्होंने फॉक्स को ऐसा बर्बाद किया कि उस पर इतना बड़ा ताला लगा दिया, वो कंपनी बंद हो गई। और जितने लोग भी कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करते हैं, जब तक इनकी नौकरी होती है ये तुर्रम खान होते हैं, और जैसे इनकी नौकरी जाती है वैसे ही ये बर्बाद हो जाते हैं। फिर बॉलीवुड में कोई भी इनका कॉल भी उठाने को तैयार नहीं होता। तो बस शिखा के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद शिखा ने अपनी एक कंपनी खोली स्पाइस के ओनर प्रभात के साथ मिलकर, और बॉलीवुड को बताना शुरू किया कि देखो भाई, हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक से एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखेंगे। अरे मैडम जी, आपको कैसे पता कि बढ़िया स्क्रिप्ट कौन सी होती है? जाहिर सी बात है, बॉलीवुड वाले तो इनकी कॉल उठाने वाले नहीं थे, बॉलीवुड वाले तो इनके चक्कर में आने वाले नहीं थे। तो इन्होंने बाहर के लोगों को फंसाने की साजिश की। एक प्रोड्यूसर है गुजरात के, उनको शिखा ने अपने ऑफिस में बुलाया, और जब शिखा और वो प्रोड्यूसर बात कर रहे थे तभी एक लड़की नाचते हुए कूदते हुए आई और उसने कहा, मैडम वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज, शाहरुख खान ने हाँ कर दी, शाहरुख खान के साथ मीटिंग फिक्स हो गई, बस 2 दिन के बाद शाहरुख खान को मिलेंगे, शाहरुख खान अपनी फिल्म कर रहा है। मैडम मजा ही आ गया। अच्छा, ये दोनों आपस में बात करती रही और वो निर्माता बैठकर सुनता रहा, और उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका। तो वो निर्माता अपने मन ही मन में सोच रहा था कि कितने बड़े उल्लू के पट्टे हैं, जो फॉर्मूला अब से 20 साल पहले यूज किया जाता था, 20 साल के बाद भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। मतलब इनको कोई और फॉर्मूला मिला ही नहीं है लोगों को पागल बनाने का। तो कुछ देर के बाद वो निर्माता इनके ऑफिस से चला गया और उसने कहा कि देखो मैडम, मैं तो आपको 100 रुपए भी नहीं दे सकता, 100 करोड़ की तो बात ही भूल जाइए। दोस्तों, आज की 20वीं खबर है एक डायरेक्टर के बारे में, और यह खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक झूठी दुनिया में जीते हैं। 2015 में एक फिल्म आई थी हेट स्टोरी 3, और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था एक लड़के ने, विशाल पांड्या जिसका नाम है। हेट स्टोरी 3 बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। उसके कुछ महीने के बाद किसी को एक फिल्म बनानी थी, तो मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा भाई आप ये फिल्म डायरेक्ट कर लो जो इमरान हाशमी के साथ बनने वाली थी। विशाल ने कहा कि कमाल भाई कहां, मैं तो बहुत बिजी हूं, बेहद बिजी हूं। अरे भूषण भाई ने मुझे 4 फिल्मों के लिए साइन किया हुआ है भाई, 2-3 महीने के बाद मेरी फिल्म शुरू हो रही है शाहरुख खान के साथ, और भाई साहब उसके बाद अगले साल मेरी फिल्म शुरू होने वाली है ऋतिक रोशन के साथ। तो कमाल भाई मेरे पास कहां टाइम है, मैं तो बहुत बिजी हूं, बहुत ज्यादा बिजी हूं भाई साहब। अब 2023 चल रहा है, आज तक इस लड़के की ना कोई फिल्म बनी है ना रिलीज हुई है। इसके बावजूद भी ये लड़का सपनों में जी रहा है, इसके बावजूद भी इस लड़के की एटीट्यूड खत्म नहीं हुई। मतलब कहने का यह है कि ये खुद का ही दुश्मन बन गया है, खुद ही अपने कैरियर को बर्बाद कर रहा है। अब फिर से किसी को एक फिल्म बनानी थी और मैंने विशाल से कहा कि भाई साहब ये फिल्म आप डायरेक्ट कर लो, तो विशाल ने मुझे फौरन कहा कि भाई साहब मैं तो बहुत बिजी हूं। अरे भाई साहब मेरी तो 3 फिल्में शुरू होने वाली है, बस अब जो है एक फिल्म शुरू होने वाली है, फिर 8 महीने के बाद दूसरी शुरू होने वाली है, फिर उसके 8 महीने के बाद तीसरी शुरू होने वाली है। भाई साहब मैं तो बहुत बिजी डायरेक्टर हूं, बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं, कोई छोटा मोटा डायरेक्टर तो मैं हूं ही नहीं ना।
मैं ऐसे लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप खुद के ही दुश्मन है। आप किसी और का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हो। ये जो आप सपनों में जिंदगी जी रहे हो, ये जो आप सपनों में बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर हो, ये आपके लिए हानिकारक है। बात को समझिए। आप धरती पर आइए और काम कीजिए। आप काम करेंगे, घर तभी चलेगा। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।